4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। इस्लामाबाद टॉक फेल हो गई। जेडी वेंस सुबह आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पहले तारीफ़ें की कि बड़ी अच्छी मैच सजाई इन लोगों ने, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने अपनी गेंद ईरान के पाले में डाल दी है, हमने अपनी शर्तें रख दी हैं, अपनी रेड लाइंस रख दी हैं, लेकिन फ़िलहाल एग्रीमेंट पर कोई साइन नहीं हो पा रहा। ये एग्रीमेंट फेल हो गया, ये टॉक फेल हो गई, ये कहकर वो 4 मिनट में चले गए। ईरान का रिप्लाई अभी सामने नहीं आया है। जेडी वेंस तो अमेरिका के लिए उड़ गए हैं, लेकिन अभी ईरान का वफद शायद पाकिस्तान में मौजूद है। जब तक आप मेरी खबर सुने शायद वो पहुंच चुके होंगे, उनका भी रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन जेडी वेंस ये बात साबित करके चले गए कि इस टॉक का कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया और अब हमने अपनी कंडीशंस रख दी हैं, ईरान बताएगा क्या करना है। इस बीच खबर यह है दोस्तों कि जेडी वेंस का डेलीगेशन वहाँ के पीट एगस्ट जो वॉर मिनिस्टर है, वहाँ का मार्को रूबियो और ट्रंप, जो सुनने में आया है कि जब ये टॉक चल रही थी अमेरिका में कोई खेल देख रहे थे किसी स्टेडियम में बैठ करके, उनसे टॉक चलती रहीं, लेकिन उन लोगों की तरफ से भी कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। लिहाजा जेडी वेंस ने इस कन्वर्सेशन को, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि अगला दौर रख लिया जाए, दरकिनार करते हुए वो अमेरिका वापस उड़ गया। तो अब ये पाकिस्तान टॉक तो हो गई फेल। बात यह है दोस्तों कि कल ही ट्रंप ने कहा दिया था कि ये एग्रीमेंट हो या ना हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लड़ाई जीत चुका हूं। उधर नेतन्याहू ने भी कह दिया था कल दोस्तों कि दरअसल वो एग्रीमेंट पूरा उनका हो या ना हो, मेरी लड़ाई ईरान पर बराबर रहेगी, मैं उस पर हमले बराबर करता रहूँगा। यानी कि ट्रंप और नेतन्याहू इन दोनों की मर्जी पहले से ये थी कि वो ये सिर्फ फेस सेविंग करना चाहते हैं कि फेस सेविंग हो जाए कि देखिए साहब हम टॉक में गए थे, भविष्य में ईरान पर अगर कोई बड़ा हमला होता है तो हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, हमने ये काम तो पहले ही कर दिखाया था। तो दोस्तों ये एक हो सकता है। इस बीच मैं आपको बता रहा हूँ कि कल अमेरिका की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से 2 वेसल्स भी निकली हैं। सेंटकॉम ने इस बात को बताया। अब IRGC वाले उसको हिट कर सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं किया चूंकि उनका स्पीकर पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात की मेज पर है। इसको अमेरिका ने एक बड़ी अपनी जीत बताई है। उधर पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो भी मुनाफिकाना रोल अदा कर रही है। सऊदी अरब का वो एरिया जो ईरान के ठीक सामने पड़ता है, वहाँ पर किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर बेस पर उन्होंने अपने एयरफोर्स को उतार दिया है। शुरुआत में तो लगा ये था कि शायद पाकिस्तान जो है वो इनको जो है थोड़ा, मैं कह सकता हूँ, एस्कॉर्ट कर रहा है, लेकिन वो वहाँ पर उतरा है। शायद चूँकि उसका मुआहदा पाकिस्तान से सऊदी अरब का हुआ है, हो सकता है भविष्य में सऊदी अरब अगर इस लड़ाई में उतरता है तो पाकिस्तान की एयरफोर्स पहले की तरह जैसे अफगानिस्तान में उन्होंने मुनाफिक रवैया दिखाया था वो ईरान के ऊपर भी दिखा दें। खैर, मैं टॉक पर आता हूँ। तो टॉक की बात यह है दोस्तों, पत्रकारों को बहुत दूर बंद कर दिया गया था। 21 घंटे टॉक चली, एक शब्द उनके सामने नहीं आया, लेकिन पत्रकारों ने और यूट्यूबर्स ने और दुनिया के दूसरे मीडिया ने ये बताना शुरू कर दिया था कि 6 बिलियन तो कतर ने छोड़ दिए हैं, ईरान ने झुका दिया। कुछ नहीं, एक टॉक नहीं थी उनके पास। कोई सारी बातें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल थी। पहले पाकिस्तान ने अलग अलग बात की, फिर बाद में एक मेज़ पर बिठा दिया। बहुत बड़ा कारनामा पाकिस्तान का। 47 साल के बाद ईरान और अमेरिका एक साथ एक मेज़ पर बैठे, किसी मुआहदे पर बात की। ये बात अलग है कि बात नहीं हुई है, लेकिन इस बीच उन लोगों की बात नहीं बन पाई, अपनी अपनी बात रखी। अब इसके अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मज, यूरेनियम और तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं। जो इशारे जेडी वेंस ने अपनी 4 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए, उसके बारे में लगता ही है कि जब उनकी पत्रकार ने, उन्होंने सिर्फ अमरीकी पत्रकारों को बुलाया था, उसमें 2 पत्रकारों ने पूछा कि आप ये बताइए स्टेट ऑफ हॉर्मज अभी किसके कब्जे में है, खुल गया क्या? कोई जवाब उसने नहीं दिया। उसने कहा आप ये बताइए कि ये सीज फायर अभी ख़त्म हो गया है या अभी चलता रहेगा, इसका भी जवाब कोई नहीं दिया था। और जेडी वेंस अपने जहाज़ को इस तरह से थपथपाते हुए अंदर चले गए। अब आने वाले वक्त में क्या होगा गॉड नोज, किसी को नहीं मालूम। ये मुज़ाकरात के पीछे क्या क्या बातें हैं ये तो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। चूँकि पाकिस्तान और चीन और टर्की और नेतन्याहू, इनका क्या क्या रोल्स हैं वो मैं बाद में बताऊंगा डिटेल में। चूँकि ट्रंप ने धमकी दी है बाकायदा चीन को, हालांकि चीन का दौरा करने जा रहे हैं,
चीन को कहा है उन्होंने। दूसरे, टर्की और नेतन्याहू के आपस में क्या मुबाहिसा हुआ वो भी मैं आपको बता रहा हूं, और पाकिस्तान का क्या मुनाफिकाना रोल हो सकता वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले तो आप सिर्फ टॉक के बारे में मैं आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ कि ये टॉक फेल हुई, चूंकि अब ईरान का सबसे पहला कहना यह था कि साहब 120 बिलियन डॉलर का जो हमारा फ्रीज एसेट दुनिया के अलग अलग बैंकों में है उसको वहां से जारी कर दिया जाए। दरअसल ये इतनी जल्दी भी नहीं होता, इसके अंदर कुछ तो कांग्रेस जो है इजाज़त देगी, कुछ अमेरिका की अदालतें इजाज़त देंगी, कुछ अमेरिका की सरकार देगी, इसमें समय लगता है। इसीलिए वो अपने सेंट्रल बैंक के मुखिया को, IRGC के मुखिया को, सब लोगों को लेकर आए थे कि अगर हमारा फाइनेंशियली काम भी बनता है तो हम इस काम को पूरा कर दें। लेकिन वो तो आए थे बात करने, ये लोग दरअसल ट्रम्प इसमें ट्रैप में फंसाने का इनका प्रोग्राम था, वो एक अलग चीज़ है। तो ये ईरान की अभी जवाब आया नहीं है, आने वाले वक्त में आएगा। लेकिन ईरान के हालात में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, 100 से लेके 120 बिलियन डॉलर तक ईरान का दुनिया के दूसरे बैंकों के अंदर फ्रीज है, उसको डीफ्रीज वो करना चाहते हैं। 400 बिलियन डॉलर से लेके 1100 बिलियन यानी कि 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का नुकसान ईरान के अंदर हो चुका है। उसका 1000 घंटे से ज़्यादा इंटरनेट बंद, सारी ट्रांजैक्शंस बंद, इंटरनेट बंद, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, पुल तबाह, और जितने भी सरकारी ऑफिसेज हो सकते थे सब तबाह हो चुके हैं। बड़े अजीबोगरीब हालात में ईरान वहाँ पर खड़ा हुआ है। ऐसे में नेतन्याहू, अमेरिका की कोशिश ये थी कि जब ईरान को इतना हम तहस नहस कर देंगे तो वहाँ के लोग सड़कों पे आके अपनी सरकार को बदल देंगे। लेकिन चूंकि ये लड़ाई धर्म की हो गई है, और मैं आपको बता रहा हूँ धर्म तो अगर भारत में भी आप करें तो सरकारें बन जाती हैं। ये इतना ज़्यादा हम इंसान जो है, मैं अंग्रेज़ों को तो कहूँगा नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट या हमारी हिंदी पट्टी का ये ऐसा है कि एक तांत्रिक इनकी जवान लड़की को ले जाता है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, कहते ये सही हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो ये महामानव ये सही कर रहे हैं। इनके दिमाग में धर्म का लाभ, जब तांत्रिक जाहिल जिसके जिस्म में से बदबू आ रही होती है वो किसी डॉक्टर इंजीनियर की बच्ची तक को पकड़ लेता है, पैसा ले लेता है, और ये आराम से, ये धर्म के नाम पे होता है। तो ऐसे ही वहाँ पर भी हो रहा है। तो बहरहाल वो तमाम लोग इकट्ठे हुए और वो ईरान की उस लड़ाई के अंदर धर्म के नाम पर खड़े हैं। खैर वो ठीक है अपनी जगह, वो अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो चूंकि 40 साल से वो भी तैयारी कर रहा था। तो ऐसे में दोस्तों वो लोग उस सरकार को हटा नहीं पाए। अब इस बीच एक चाल खेली गई है, वो मैं अलग एपिसोड पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको कि कहां कहां ईरान को, जीते हुए ईरान को, जो ज़मीन पर जीत करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आया था, उसको कैसे ट्रैप में किया गया। लेकिन फ़िलहाल ये 3 लोग आए थे, हालांकि कुछ टेक्नोक्रेट्स बताए जाते हैं बाद में आए हैं, लेकिन ये 3 लोग आए थे, आ करके चले गए। ईरान इसके अंदर आने को मना कर रहा था, चूंकि लेबनान के अंदर हमले बराबर चल रहे हैं। 2000 से ज़्यादा लोग लेबनान में मारे जा चुके हैं, 7000 से ज़्यादा लोग वहाँ जख्मी हैं, 100-200 बिल्डिंगें वहाँ ज़मीन हो चुकी हैं, वहाँ गाज़ा बना चुका है, वो बराबर हमले कर रहा है, और उसने ईरान पे भी हमले करने की बात को कहा है। अब ये लॉबी जो है नेतन्याहू की या ट्रम्प की या ज़ायनिस्ट लॉबी, ये क्या कर रही है आपको और मुझे बड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया के जो अखबारात हैं ना दोस्तों, ये इनके कब्जे में है, ये झूठ बोलते हैं आपसे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनके सारे पत्रकारों को बंद कर रखा था कल पाकिस्तान के सेरेना होटल के सामने, और ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम हो गए, कुछ भी नहीं हुआ था। वो कह रहा कतर ने पैसे छोड़ दिए, वो कह रहा कुवैत ने पैसे छोड़ दिया। अरे एक शब्द नहीं उनकी बात। इतना ज़रूर है कि स्पीकर ने कहा कि हमारा डीफ्रीज पैसा वापस किया जाए, सबसे पहले कतर का पैसा रिलीज़ करा दिया उन पत्रकारों ने। लिहाजा अमेरिका के कोई 1-2 अखबार जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स हैं, ये बड़ी अच्छी और ऑथेंटिक रिपोर्टिंग करता है। उधर अगर इधर बात करेंगे आप तो अल जजीरा का अखबार ऐसा है, वो वाकई करता है, यहाँ से कुछ खबरें निकल आती हैं, बाकी तो सब ये बकवास हैं। पाकिस्तान के रिपोर्टर्स को कल सुन रहा था, पता चला वो हमारे से ही बड़े बंदर हैं, बड़े बेवकूफ़ हैं। हमारे वहाँ तो बिल्कुल जाहिल ही हैं, लेकिन उनके अंदर उर्दू महज़ब और थोड़ी सी काबिलियत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अच्छी बात। लेकिन वो सरकार के पक्ष में इतनी बात कर रहे हैं कि मुनीर को अपना बहनोई बना रखा है उन्होंने। मुनीर ने क्या चालाकी चली है, शाहबाज की चालाकी क्या है, चीन को धमकी कैसे दी है, टर्की किस तरह से धमकाया जा रहा है, और आने वाले वक्त में स्टेट ऑफ हॉर्मस पर जो जहाज़ गुजरे हैं, और ये सऊदी अरब की जो एयरफोर्स में, सऊदी अरब में जो एयरफोर्स पहुंची है, 4 बातों का जवाब अगले एपिसोड में देने जा रहा हूं। आप मेरे साथ बने रहिए, लेकिन फिलहाल टॉक फेल हो गई है। जय हिंद।